गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से। बच्चों, इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, हेनरी का नियम पढ़ेंगे। बच्चों, एक बार इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको हेनरी के नियम की पीडीएफ भेजी है। वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में है। एक बार आप देखिए, ये हेनरी का नियम हमने इंग्लिश में लिया और उसके बाद हेनरी का नियम हिंदी में आ गया। हेनरी का नियम हिंदी में हम एक बार पहले भी अलग से पीडीएफ भेज चुके हैं, ठीक है। कुछ वजहों से मैं आपको इंग्लिश वाली पीडीएफ सामने रख करके हेनरी का नियम पढ़ाऊंगी। और उसकी वजह ये है कि कभी कभी किसी बुक में कोई टॉपिक अच्छा समझ में आता है, किसी में कोई टॉपिक किसी और बुक में। तो हेनरी का नियम आपको इस इंग्लिश वाली बुक में ज़्यादा अच्छा और सरल दिया हुआ है। इसको समझने के बाद जब आप हिंदी की बुक पढ़ेंगे, हिंदी वाली पीडीएफ पढ़ेंगे, तो वो आपको बेहतर समझ में आएगी, ठीक है। तो हेनरी के नियम को शुरू करते हैं हम। हेनरी का नियम बेटा बच्चों, हेनरी ने एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले क्या पढ़ा, कब ये लॉ फॉर्मुलेट किया, जब उन्होंने इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड उन्होंने स्टडी करी। क्या स्टडी करी उन्होंने? इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट गैसेस। और उसके बाद उन्होंने ये लॉ दिया जिसको हेनरी का नियम कहते हैं, हेनरीज लॉ कहते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर को उन्होंने स्टडी करके ये जो लॉ दिया, उसको हम किस प्रकार कहते हैं, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उनके शब्दों में, वो है, उन्होंने कहा, उन्होंने ये नियम दिया कि द मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व्ड बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हेनरी का नियम, किसी का भी जब हम नियम देते हैं तो हमें उसके शब्दों में बोलना होता है और लिखना होता है। तो हेनरी का नियम क्या है? हेनरी का नियम कहता है कि द मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व्ड बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एट गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएं तो m इज इक्वल टू के पी, वेयर यहाँ पर k क्या है? एक कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है जिसको हम हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। और k की वैल्यू किस पर निर्भर करती है? द वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। के का जो मान है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का मान है, वो ताप और दाब की इकाइयों पर निर्भर करेगा और गैस की नेचर पर, प्रकृति पर, और विलायक की प्रकृति पर। अब इस लॉ को, इस नियम को हम एक बार हिंदी में बोलते हैं। हेनरी का नियम कहता है कि प्रति इकाई द्रव में किसी गैस की घुलने वाली मात्रा ग्राम में निर्भर करती है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है? प्रेशर, दाब, उस गैस के दाब के, और दाब के समानुपाती होती है एक निश्चित ताप पर, एट कांस्टेंट प्रेशर। किसी इकाई आयतन द्रव में घुलने वाली गैस की मात्रा समानुपाती होती है उसके दाब पर एक निश्चित तापमान पर। ये हमें सेंटेंस लिखना है हेनरी नियम के रूप में। हेनरी का नियम ये है। अब हम देखते हैं कि हमने देख लिया कि m यानी अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, प्रेशर ऑफ द गैस, एंड m इज इक्वल टू के पी। के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है जिसे हम हेनरी का स्थिरांक कहते हैं, और इसकी मात्रा जो है वो किस पर निर्भर करती है?
दाब और ताप की इकाइयों पर, और नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी गैस और सॉल्वेंट की प्रकृति पर। अमाउंट ऑफ गैस कैन ऑल्सो बी टेकन एज द कंसेंट्रेशन ऑफ द गैस, and concentration of gas is proportional to the mole fraction of the gas. So Henry's law can also be stated as, बच्चों हेनरी के लॉ को हम 2-3 तरीके से लिखेंगे। अभी हमने m इज इक्वल टू के पी के रूप में लिखा, पर अमाउंट ऑफ गैस को अगर हम मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न के रूप में भी निरूपित कर सकते हैं। और जब हम मोल फ्रैक्शन के रूप में निरूपित करते हैं तो हेनरी का नियम m की जगह x आ जाता है, मोल फ्रैक्शन, उस गैस का मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ये कौन सा x है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है जो उसमें एब्जॉर्ब हो रही है हेनरी के नियम के अनुसार। इट इज़ इक्वल टू k डैश p। k डैश एक नया कांस्टेंट लिया गया है, k इज़ अनदर कांस्टेंट विच इज़ रिलेटेड विद हेनरीज कांस्टेंट एज k इज़ इक्वल टू 1 अपॉन k डैश। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हमने मोल फ्रैक्शन लिया है तो जो नया स्थिरांक है वो हेनरी के स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती है, k इज़ इक्वल टू 1 अपॉन k डैश। अब हेनरी का नियम था x इज़ इक्वल टू k डैश p। जब हमने गैस की जो सांद्रता है वो मोल भिन्न के रूप में ली है, इसको हम रीअरेंज करते हैं तो p इज़ इक्वल टू के x अपॉन k डैश आता है। x अपॉन k डैश में k डैश को हम जो है 1 अपॉन k डैश मान सकते हैं, तो उसको हम हेनरी स्थिरांक से रिप्लेस कर सकते हैं। तो p इज़ इक्वल टू के एक्स। सामान्यतः हेनरीज इक्वेशंस, हेनरी के समीकरण जो हैं वो 17th इक्वेशन यानी सामान्यतः p इज़ इक्वल टू के एक्स के रूप में निरूपित की जाती है। हेनरी का नियम जो है वो इस इक्वेशन के रूप में निरूपित किया जाता है, मोल भिन्न के रूप में। p इज़ इक्वल टू के एक्स के रूप में निरूपित किया जाता है। और जो पहली इक्वेशन दिखाई थी आपको, 15 इक्वेशन m इज़ इक्वल टू के पी, वो क्या है? इट इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हेनरी का जो नियम है जो हमने पहले आपको दिखाया, जब हमने डिज़ोल्व्ड गैस का अमाउंट जो है m मास के रूप में दिखाया, m इज़ इक्वल टू के पी। ये जो इक्वेशन है m इज़ इक्वल टू के पी, वो एक सीधी रेखा की इक्वेशन है, समीकरण है। सीधी रेखा की इक्वेशन होती है, समीकरण होती है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी कॉन्स्टेंट होता है, तो यहाँ पे y की जगह m है और y इज़ इक्वल टू एम एक्स। m एक कांस्टेंट माना गया था y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, वो m की जगह यहाँ पे कांस्टेंट k है। x एक्सिस पर प्लॉट होने वाली मात्रा यहाँ पे p है, और कांस्टेंट प्लस c वाला जो हिस्सा है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर 0 है, इसलिए इक्वेशन में नहीं आया। तो y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अगर c 0 हो तो y इज़ इक्वल टू एम एक्स हो जाता है। यहाँ पे y की जगह m है, m की जगह k है और x की जगह p है। तो ये एक सरल सीधी रेखा की समीकरण है। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे सॉल्युबिलिटी m और इक्विलिब्रियम प्रेशर पे एक दिए गए तापमान पर, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसमें कांस्टेंट 0 है, तो इंटरसेप्ट नहीं होगा, ओरिजिन से शुरू होगी। तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि कहाँ से पास होगी? ओरिजिन से। कहाँ से प्रारंभ हुई? ओरिजिन से। तो इस प्रकार का एक ग्राफ मिलेगा। ये इक्विलिब्रियम प्रेशर हमने y एक्सिस पे लिया है, x एक्सिस पे विलेयता ली है, तो हमें इस प्रकार का एक ग्राफ प्राप्त होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है वो इस प्रकार दिखाई गई है इस ग्राफ में। हेनरी का नियम हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन को इस्तेमाल किया गया है। अगर हम देखें, लेट कंसीडर करें वॉल्यूम ऑफ द डिज़ोल्व गैस,
इंस्टेड ऑफ मास और कंसंट्रेशन। तीसरा रूप है ये। पहले रूप में हमने मास लिया गैस का जो डिज़ोल्व हो रही है, दूसरे इक्वेशन में हमने उसका मोल भिन्न लिया डिज़ोल्व होने वाली गैस का। अब हम अगर आयतन की बात करें तो हम जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। इसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से, तो PV जो है वो हो जाता है बराबर N की जगह M अपॉन M रख के RT। सो PV इज इक्वल टू M मास इन ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू RT। सॉल्यूट क्या है यहाँ पे? जो गैस डिज़ोल्व की जा रही है। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका लेंगे? उसी गैस का जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे। अगर ऑक्सीजन का सॉल्यूशन देख रहे हैं तो ऑक्सीजन देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे। नाउ P को भी हम राइट साइड पे ले आए तो V इज इक्वल टू M अपॉन P इंटू RT अपॉन M। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग M by P is constant and RT upon M is also constant for a given temperature। हेनरी के नियम के हिसाब से M by P is constant। ये हमने कहाँ देखा था? सबसे पहली इक्वेशन देखी थी। ये एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि ये M by P constant क्यों कहा, वो यहाँ से कहा। M इज इक्वल टू KP, तो M अपॉन P इज कॉन्स्टेंट K। तो इस इक्वेशन से हेनरी के नियम से M by P कॉन्स्टेंट आया और RM अपॉन T एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर वो भी स्थिरांक है। R गैस कॉन्स्टेंट स्थिरांक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस कॉन्स्टेंट ही रहेगा और T हमने फिक्स्ड लिया है, निश्चित तापमान पर हम स्टडी कर रहे हैं, तो RT अपॉन M भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अब हेनरी का नियम जो है वो उसको दोबारा से यूँ कहा जा सकता है कि द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिजॉल्व बाय अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। हम क्या कह सकते हैं? द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिजॉल्व बाय अ लिक्विड बाय अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। इवोल्यूशन ऑफ एयर बबल्स। When a carbonized bottle is opened verifies Henry's law। मतलब वो सबूत है हेनरी के नियम का। हेनरी के नियम को यहाँ पर मैं एक बार हिंदी में बोल देती हूँ कि किसी गैस का आयतन जो किसी विलायक में घोला जाएगा एक दिए गए तापमान पर, वो उस पे लगने वाले प्रेशर से मुक्त होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और इस हेनरीज लॉ को वेरीफाई करता है, साबित करता है, जब हम किसी कार्बोनेटेड बॉटल को खोलते हैं तो उसमें से जो गैस निकलती है। क्यों? गैस इज डिजॉल्व अंडर हाई प्रेशर इन अ सोडा वाटर बॉटल। सोडा वाटर बॉटल में जब हम गैस डिज़ोल्व करते हैं तो वो हम हाई प्रेशर पे डिज़ोल्व करते हैं, और जब हम उसका कॉर्क खोलते हैं वो प्रेशर रिलीज़ किया जाता है और उसकी सॉल्युबिलिटी जो है गैस की वो डिक्रीज़ हो जाती है लिक्विड में, और उसकी वजह से गैस बाहर आती है एयर बबल्स के रूप में। ये क्लियर है? आप लोगों ने बहुत देखा है जब हम गैस कोई भी कार्बोनेटेड लिक्विड लेते हैं, कोई भी आप लोग कोल्ड ड्रिंक भी पीते हो जिसमें आपका गैस मिक्स की हुई होती है, वो गैस की मिक्सिंग हाई प्रेशर पर की जाती है और उस पर कॉर्क लगा दिया जाता है तो प्रेशर रिलीज़ नहीं होता। पर जैसे ही आप कॉर्क खोलते हो प्रेशर रिलीज़ होता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी, वॉल्यूम डिज़ोल्व जो है वो कम हो जाता है और एक्स्ट्रा वॉल्यूम, एक्स्ट्रा डिज़ोल्व गैस जो है वो बाहर निकल आती है बुलबुलों के रूप में। सिमिलरली रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ बबल्स इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर ऑफ बॉटल इज इंक्रीज्ड। वही रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ बबल्स जो है वो बढ़ जाएगा जब जैसे ही आप उस बॉटल का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे। बच्चों, हेनरी के नियम की भी कुछ सीमाएं हैं और वो सीमा एक जो है वो हमको सीमाएं पढ़नी है। हेनरीज लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर एन आइडियल गैस। हेनरी का नियम सिर्फ आदर्श गैस के लिए ही मान्य होता है।
अब जहाँ पे वास्तविक गैस आ जाती है तो वो नियम तभी तक मान्य होता है, वो तभी तक सही ठहरता है जब, यानी कंडीशंस आ जाती हैं हेनरी के नियम के लिए कि द प्रेशर इज़ लो, जब दाब कम होगा। हाई प्रेशर्स पर, उच्च प्रेशर्स पर हेनरीज कांस्टेंट शोज कंसीडरेबल वेरिएशंस। उच्च दाब पर हेनरी स्थिरांक जो है वो वेरिएशंस शो करता है, वो बदलाव शो करता है। द टेम्परेचर इज़ नॉट टू लो, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पर ये नियम काम नहीं करेगा। किसके लिए? आदर्श गैसों के लिए। तीसरी कंडीशन है कि विलेन डाइल्यूट होना चाहिए, तनु विलेनों पर ये नियम इफ़ेक्टिव होता है। दैट इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस शुड नॉट बी मच हाई इन द लिक्विड। गैस की विलेयता द्रव में बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हेनरी का नियम अनादर्श गैसों के लिए सही नहीं रहेगा। चौथी बात है, द मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ गैस शुड नॉट चेंज इन द सॉल्यूशन। विलयन में, यानी गैस द्रव में घुलने के बाद द्रव से कोई अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए। गैस का अपना स्वरूप बरकरार रहना चाहिए, ना उसमें कोई एसोसिएशन होना चाहिए, ना कोई डिसोसिएशन होना चाहिए, ना वो उस द्रव से, विलायक द्रव से कोई रासायनिक अभिक्रिया करनी चाहिए। इसी वजह से यह नियम HCl और अमोनिया के लिए फेल हो जाता है जल में, क्योंकि HCl और अमोनिया पानी से रिएक्ट करती है, जबकि अमोनिया और HCl के लिए हेनरी का नियम लागू होता है जब हम उनको बेंजीन में घोलते हैं, जब हम बेंजीन को सॉल्वेंट के तौर पे, विलायक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। When a mixture of gases is dissolved in same solvent, जब एक ही विलायक में हम मिक्सचर ऑफ गैसेस डिज़ोल्व करते हैं तो हर गैस का एब्जॉर्प्शन जो है उसके हेनरीज लॉ के हिसाब से होता है, यानी हर गैस स्वतंत्र रूप से हेनरी नियम को फॉलो करती है और हेनरी का जो स्थिरांक है वो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग मान रखता है। अब आपके सामने कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, इनको देखिएगा और करिएगा। एक बार मैं चाहती हूँ कि मैं हिंदी की PDF भी आप लोगों को दिखाऊं, पर इससे पहले हेनरीज लॉ और उसका एप्लीकेशन रेस्पिरेशन पे पढ़ते हैं। बच्चों, रेस्पिरेशन पे इसका क्या एप्लीकेशन, वो ये कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि समुद्र में गोताखोरी के वक्त हमें क्यों दिक्कत होती है, या जब हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं तब हमें क्यों दिक्कत होती है। तो इन रेस्पिरेशन लिविंग बींग्स क्या करती हैं? हवा को इनहेल करती हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं? हवा को इनहेल करती हैं। और हवा क्या है? एटमॉस्फेरिक एयर इज़ मिक्सचर ऑफ गैसेस। उसमें ऑक्सीजन का आयतन एक निश्चित है। तो अब हम जब एयर बोल रहे हैं तो हम हवा को, मिक्सचर ऑफ गैसेस को बोल रहे हैं। दिस एयर गोज इनटू एल्व्यूलाई ऑफ लंग्स। लंग्स की एल्व्यूलाई जो महीन हिस्से हैं उनमें जाती है। अमाउंट ऑफ इनहेल्ड एयर इन इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर इन एल्व्यूलाई। तो हम कितनी हवा इनहेल कर रहे हैं, हम कितनी हवा अपने अंदर रख पा रहे हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? उस हवा के एटमॉस्फेयर में प्रेशर पे और एल्व्यूलाई में प्रेशर पे। तो फ्रॉम एल्व्यूलाई एयर गोज इनटू सेल्स। एल्व्यूलाई से वो हवा अपने सेल्स में जाती है और टिश्यूज़ में जाती है, जहाँ ये एब्जॉर्ब की जाती है रक्त के द्वारा। इट इज़ एब्जॉर्ब बाय ब्लड। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन इन ब्लड डिपेंड्स अपॉन, अभी हम किसकी एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे क्योंकि हम सांस लेने की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की। एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड डिपेंड्स अपॉन इट्स पार्शियल प्रेशर। इस पार्शियल प्रेशर का क्या मतलब है? हवा में आंशिक दाब, हवा जो दाब लगाएगी वो कुल दाब बराबर होगा हवा के अवयव गैसों के आंशिक दाबों के। आंशिक दाब ऑक्सीजन का सॉरी जितना है उस पर डिपेंड करेगा ऑक्सीजन का कितना एब्जॉर्प्शन होगा ब्लड में। एट एल्टीट्यूड्स, हाई लेवल पर
हायर एल्टीट्यूड्स में, जब हम पहाड़ों वगैरह पे चढ़ते हैं, वेयर द प्रेशर इज़ लो, लेस ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम एयर, सो वन हैज़ टू रेस्पिरेट फ्रीक्वेंटली। हमें जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है ताकि हम ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करें अपने ब्लड में। और इसीलिए जो पहाड़ चढ़ने वाले होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले करके चढ़ते हैं अपने साथ, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई नियमित रूप से बनी रहे। उसी तरह से सी डाइवर्स जो है उनको बार बार बाहर आना पड़ता है फ्रेश एयर लेने के लिए और एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को अपने ब्लड में से निकालने के लिए। क्यों? समुद्र के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा घुली हुई होती है इन सिंस इनसाइड द सी मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन ब्लड ड्यू टू हाई प्रेशर। बहुत जब हम नीचे चले जाते हैं समुद्र में तो प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल प्लेन ज़मीन पर अपने ब्लड में घुलती है उससे कहीं ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे खून में घुलने लगती है। कहाँ पे? अंडर द सी। और इस अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि हमारे अंदर अनईजीनेस और बैंड्स बॉडी में क्रिएट कर सकती है, उसको हमें रिलीज़ करना होता है। तो सी डाइवर्स जो हैं वो बार बार समुद्र की सतह पर आते हैं ताकि एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में से, हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाए और उसका लेवल ब्लड में और बॉडी में मेंटेन हो जाए। अब हम एक बार हिंदी वाली पीडीएफ देखते हैं हेनरी के नियम को। यहाँ पर भी हेनरी का नियम हमें तीनों रूप में स्टडी करना है। m इज़ इक्वल टू के पी, एक्स इज़ इक्वल टू के पी और पी वी वाले फॉर्म में। m के रूप में, मोल फ्रैक्शन के रूप, मास के रूप में, मोल फ्रैक्शन के रूप में और आयतन के रूप में, तीनों रूपों में हमें पता होना चाहिए उनके सूत्र और हमें लिखने आने चाहिए। इंग्लिश की पीडीएफ में ही देखिए न्यूमेरिकल्स दिए हुए, ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स हमें आने चाहिए, हमें सॉल्व करना आना चाहिए। एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आ सकता है। और आपके पास ये हिंदी की पीडीएफ है, उसमें नियम दिया हुआ है। एक निश्चित ताप पर किसी द्रव के दिए गए आयतन में, ठीक है, द्रव के इकाई आयतन में गैस की घुली हुई मात्रा गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ये सबसे पहला हेनरी का नियम है। सबसे पहले ये सेंटेंस जो है वो हमें हेनरी के नियम के तौर पे याद होना चाहिए और लिखना आना चाहिए। एक निश्चित ताप पर किसी द्रव के दिए गए आयतन में गैस की घुली हुई मात्रा गैस के आंशिक दाब के अनुपाती है। और जो चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए वो आंशिक दाब क्या होता है, ये आपको पता है, राउल्ट्स लॉ भी पढ़ लिया है। तो जब हम कोई गैस के एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो अब ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी गैस जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। हम गैस लेंगे, हवा, मान के चल रहे हैं कि अगर गैस शुद्ध नहीं है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो उसमें जिस गैस के एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है उसके आंशिक दाब के समानुपाती एब्जॉर्प्शन होगा, घुलना होगा। जब किसी द्रव में कोई गैस घुली हुई हो तो सतह की गैस के साथ निम्न प्रकार से साम्य में रहती है। गैस विलायक में संतृप्त विलयन इज इन इक्विलिब्रियम विद गैस गैसीय अवस्था में सतह पर उपस्थित गैस, ये एक साम्य स्थापित होता है। फिर हमने वही m इज़ प्रोपोर्शनल टू p वाला रूल लिया। m इज़ इक्वल टू के पी, m अपॉन p इज़ k। m mass of the gas, p its pressure is proportional to is constant. m upon p is constant and this constant is known as Henry's constant। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर साम्य दाब और विलेयता में अगर रेखा खींचते हैं तो ये ओरिजिन से शुरू होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में यहाँ पे प्लस सी इंटरसेप्ट ज़ीरो दिख रहा है, यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है, तो ये लाइन जो है वो आपकी ज़ीरो से शुरू होनी चाहिए। इसी प्रकार पी वी इक्वल टू एनआरटी वाला नियम दिया है और मोल भिन्न वाला नियम सेम आपको इंग्लिश वाली पीडीएफ से लेना पड़ेगा। कौन सा? मोल भिन्न वाला। हेनरी के नियम की सीमाएं यहाँ पे भी दी गई हैं कि ताप अत्यंत निम्न नहीं होना चाहिए,
दाब उच्च नहीं होना चाहिए, गैस की विलेयता विलायक में कम होनी चाहिए, तनु विलयन बनना चाहिए और गैस का विलायक में आयतन व संगुणन नहीं होना चाहिए। एसोसिएशन, आयतन नहीं, वॉल्यूम नहीं, एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। संगुणन तो एसोसिएशन हो गया, आयतन की जगह यहाँ पे संगुणन एसोसिएशन हो गया, तो आयतन की यहाँ जगह यहाँ पे डिसोसिएशन लिखा होना चाहिए था। यानी गैस के आणविक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, गैस को द्रव से अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू।